हैंडल कर सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी को जानता हूँ जिसने 5 से ज़्यादा सिंगल हैंडल किए हों। वो लोगों ने किए हुए हैं, ज़्यादा भी 7-7 हैंडल किए हुए हैं। मैं ऐसी फीमेल्स को जानता हूँ जिन्होंने बड़ा अच्छा मतलब वो किया हुआ है, लेकिन उनके साथ फिर बंदा अटैच होता था कि एक बंदा सिर्फ और उनको लोड ऑप्शंस और वो देखता रहता था, ब्रोकर से बात करता था, और ये ड्राइवर से इन टच रहती थी। तो इस तरीके से 6-7 ट्रक्स हैंडल किए हैं, लेकिन अभी तक जो मैं जानता हूँ किसी ने बहुत अच्छे तरीके से जो हैंडल किए हैं, जिसका 2 साल का 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसने मैक्सिमम 5 ट्रक्स हैंडल किए। और 5 ट्रक्स को हैंडल करना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ये, इतना इजी काम नहीं है। 3 को भी इवन हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। और रेवेन्यू पर ट्रक कह रहे हैं आप कोई 800 से 1500 डॉलर होगा? रफली अगर आप इसको मैं एवरेज करूँ ना, तो 800 से 1000 डॉलर एक ट्रक का आता है। अगर एवरेज करूँ तो, अगर कोई बहुत अच्छा डिस्पैचर है तो वो इससे 1500 एक ट्रक से निकाल सकता है। तो अगर वो कोई 3 ट्रक हैंडल कर रहा है तो तब जाके वो 3000 से लेके 4000 डॉलर तक अर्न कर सकता है एक डिस्पैचर पर मंथ में, मंथ? पर मंथ। ठीक है। आ, ठीक है। तो अगेन मैं उसी एग्जांपल पे वापस आता हूँ कि आपके डिस्पैचर से ब्लंडर हो गया है। कहना हम ये चाह रहे हैं कि आप एक परफॉर्मेंस कैसे जज कर रहे हैं फिर एक डिस्पैचर की, जिसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस हो गया आपको, एक बड़ा अच्छा ट्रक था आपका वो चला गया है। तो किस तरह आप जज कर रहे हैं कि ही इज अ गुड परफॉर्मर, ही इज अ बैड परफॉर्मर? लेकिन वो तो हम, अब मैं खुद एज अ मैनेजर ही पार्ट अदा कर रहा होता हूँ। मेरे सामने स्क्रीन ओपन होती है, मैं बैठा भी मतलब अपने, अब जिस जगह पे भी मैं बैठा हूँ मैं आपको दिखा नहीं सकता कि इट्स अ सेंटर ऑफ ऑल डिस्पैचर्स। मेरा ऑफिस अंदर है, लेकिन मतलब मैं ओके। ऑफिस अंदर सिर्फ मीटिंग्स के लिए बैठता हूँ, अदरवाइज इधर बैठता हूँ कि जहाँ मैं लेफ्ट राइट दोनों साइड पे मेरे डिस्पैचर्स बैठे होते हैं, और मैं उनको मॉनिटर कर सकता हूँ फिजिकली भी, और अपनी स्क्रीन के थ्रू भी उनको देख रहा होता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, प्रॉपर मतलब जो डिस्पैच मैनेजमेंट वाला सिस्टम है उसके तहत। तो एक तो हम इनको देन एंड देयर लाइव ही गाइडेंस दे कर रहे होते हैं, लेकिन अगर जैसे किसी मीटिंग में कोई बंदा मिलने आया हुआ है नहीं देख सके, एक तो हम 2 बंदे होते हैं, 2 पार्टनर्स हैं, तो दोनों ही देख रहे होते हैं। अगर मैं नहीं हूँ तो दूसरा देख रहा होगा, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि जहाँ दोनों नहीं देख पाते कोई ऐसा ब्लंडर हो जाता है, और कई दफ़ा हमसे खुद भी हुए हैं। तो हमने उस चीज़ को थोड़ा सा ये है कि समझा सकते हैं किसी को, इधर आप ज़्यादा डांटे करें तो लोग छोड़ के भी चले जाते हैं, और बड़ी मुश्किल से एक डिस्पैचर हम्म। तैयार होता है। तो समझाते करते हैं, बताते हैं कि यार दोबारा नहीं करो, खैर है मतलब आ जाएगा दोबारा, नया ट्रक आ जाएगा, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। तो हमने गम गम नहीं लगाते हैं, हमने इतनी कोई टेंशन नहीं पाली। अच्छा। तो एक अभी आपने रिलैक्स बड़ी माहौल वो रखा हुआ है। अच्छी बात की अदनान भाई कि हमने भी जो देखा है कि ये डिस्पैचेस को रिटेन करना एक बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे ही है। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है टू इंश्योर कि आपके जो ट्रेंड बंदा है, एक तो आप उसकी ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं, आप खुद करा रहे हैं, कोई कोई फॉर्मल ट्रेनिंग्स करा रहे हैं कि, और दूसरा उसको रिटेन कैसे कर रहे हैं? अच्छा, रिटेन का तो पहले तो एक सबसे जो मैं आपको गुर की चीज़ बताऊं वो ये है कि हम लोग ना एक्सपीरियंस डिस्पैचर नहीं रखते। एक्सपीरियंस डिस्पैचर को संभालना करना बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग हम लोगों की स्ट्रेटजी शायद लाहौर में सारी कंपनी से डिफरेंट होगी। हम लोग बंदे को सेल्स में लेते हैं, पहले 3-4 महीने उसको सेल्स में काम कराते हैं, और उसके बाद उसकी प्रमोशन करके उसको डिस्पैच में ले आते हैं। तो और जब ओके। डिस्पैच में आता है डेफिनेटली उसको फिर 2-3 महीने लगते हैं, तो वो उस बंदे ने 6 महीने तो कहीं नहीं जाना हमारे से, नेचुरली। और दूसरा ये है बिल्कुल कि वो ठीक है। एक स्किल्ड वर्कर भी बन रहा है, एक स्किल्ड डिस्पैचर भी बन रहा है, यानी उसको अब सेल्स का भी पता है और उसको अब डिस्पैच का भी पता है। तो जहरी बात है, अब 6 महीने बाद जाके उसको ये एक अच्छी वो वाली इनकम बनना शुरू होती है जिसका वो एक ड्रीम देख रहा होता है, जिधर वो लाख रुपए को क्रॉस करना शुरू होता है। तो उसका भी फिर एकदम दिल नहीं करता कि मैं छोड़ के करके। और फिर सारी बात है, जो बंदा जितना अच्छा काम कर रहा होता है हमने उसके बेनिफिट्स उसी लिहाज से रखे होते हैं। हम अपनी कंपनीज में जो एक्सपेंडिचर्स करते हैं वो अप टू 70% तक कर देते होते हैं। मतलब ओके। हम पैसे की वजह से हमने कभी ये नहीं किया कि जैसे अगर किसी बंदे की वजह से हमें फायदा हो रहा है या बंदों की वजह से हमें फायदा हो रहा है, तो हम उसका एक ड्यू शेयर जो होता है वो किसी न किसी फॉर्म में उनको भी हम देते हैं, चाहे वो रिटर्न में एक सर्टन हमने वो लिखा हो, क्या कहते हैं, जो कमीशन है, लेकिन उसको बोनसेस की फॉर्म में किसी और शेप में बाहर खाने खिला दी, कोई गिफ्ट कर दी, ये कर दी, वो कर दी। तो वो चीज़ें हमने रखी हुई हैं कि ऐसा नहीं है कि एक बंदा अगर कमा रहा है तो 10% सिर्फ वो ले और बाकी 90% हम खा जाएं, ऐसा नहीं है। तो वो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता कि अगर वो सिर्फ 10% ले रहे हैं एक्सपेंडिचर, सेल्स वालों को भी आपकी सैलरी जा रही है, ऑफिस के अलग खर्चे, ये वो सारा कुछ है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि मतलब हम अप टू 70% हम एक्सपेंडिचर्स कर दें।
मतलब अपनी जो सेविंग है वो हम कोशिश होती है कि 30% या उससे कम ही रखें। ठीक है, यानी आपका ग्रॉस मार्जिन 30% है। हाँ, हमें कोशिश यही होती है कि बाकी बांट दें, और कभी इससे कम हो जाता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है वो भी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो 99 डिस्पैचर्स की बात होगी। सेल्स साइड पे आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि सेल्स में अगेन अच्छा, जितना मैंने देखा है। सेल्स में एक्सपीरियंस बंदा हो तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन डिस्पैच में आपके पास एक्सपीरियंस बंदा स्टार्ट से आपने नहीं रखना, आपने खुद उसको करके एक एक्सपीरियंस से एक उसको स्किल सिखा के करके एक्सपीरियंस कर दें तो वो अच्छी बात है। लेकिन सेल्स में ऑपोजिट है। तो आपने दूसरी बात ये की थी कि आप इनको ट्रेन खुद करते हैं। डेफिनेटली मैं जी जी। तो बाकियों का तो मैं ट्रेन इनको खुद ही करता हूँ, एक माम स्कीम के तहत चल रहे होते हैं। और जो भी मेरे पास बंदा आता है, चाहे वो डिस्पैच में आता है चाहे वो सेल्स में आता है, डिस्पैच में आता है उसको हम 15 दिन 20 दिन के लिए पहले ट्रेन करते हैं, और फिर उसके बाद उसको अपॉइंटमेंट लेटर ही तब इशू करते हैं जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। और इसी तरह जो सेल्स में मेरे पास आता है तो वो भी हफ्ता 10 दिन उसकी हम ट्रेनिंग कराते हैं। तो अब हम आगे प्लान कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानते हैं हम इसमें कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, तो हम आगे ये भी प्लान कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसलिए जॉब पे नहीं आ सकते कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती। और डेफिनेटली बीइंग अ सीईओ ऑफ अ डिस्पैच कंपनी, तो मैं उनको इंग्लिश नहीं सिखा सकता, या मेरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि कम से कम उनकी इंग्लिश अच्छी हो जिसको हम हायर करें, ताकि उसको आगे जो अगला स्किल्स करना है, जो क्लाइंट कम्युनिकेशन है या जो डिस्पैच का स्किल है वो सिखाएं, ना कि टाइम सारा इंग्लिश पे ज़ाया हो रहा है। लेकिन अब मैं साथ प्लान कर रहा हूँ कि मैं साथ एक कोई 2 घंटे का एक ऐसा सेशन भी रखूं जिसमें मैं कोई एक स्पोकन इंग्लिश का टीचर हायर करके, और अपने जो मेरे पास ट्रेनिंग करने आते हैं या वो लोग जो जिनको मैं रिजेक्ट कर देता हूँ बेस्ड ऑन देयर कम्युनिकेशन, तो उनके लिए कुछ ना कुछ मैं ऐसा सेटअप स्टार्ट कर सकूं। बट आई एम नॉट श्योर कि ये अब कितनी जल्दी मैं कर सकता हूँ या इसमें कितने हद तक मैं कामयाब हो सकता हूँ। परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। आपके कोई क्वेश्चन है बस? मैं सिर्फ रिटेंशन वाले पे था, वो उन्होंने जवाब दे दिया आपको, रिटेंशन वाला। ठीक है। और नानबे, इन टर्म्स ऑफ रिटेंशन देखें, टेक्नोलॉजी मैं आप क्या क्या? जी। रिटेंशन में सिर्फ थोड़ी सी बात करना, रिटेंशन सिर्फ आपकी दो चीज़ों की वजह से है। आपके एक अच्छे बिहेवियर की वजह से आपकी रिटेंशन होती है। आप अगर मतलब बॉस बन के रहोगे तो डिस्पैच कंपनी में बॉस नहीं चलता, ठीक है, इसमें ओके। आपको फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखना पड़ेगा। दूसरा, आपकी रिटेंशन है आपके, आप कितना फाइनेंशियल बेनिफिट उसको दे रहे हो। तो ये दो गुर हैं किसी को रिटेन रखने के लिए। ठीक है, बाकी हम किसी को बिल्कुल यहाँ सही पे है। उस तरह नहीं है कि हमने कोई सख्ती नहीं लगाई। हमारे पास जो बंदा अपना बॉन्ड पूरा करके जाते हैं हम उसको फूलों के साथ रुखसत करते हैं। और क्योंकि हम हमारा मानना ये है, हम जब दूसरों को लोगों को सिखा कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं कि अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो जो बंदा हमारे पास आके करके एक अपना टाइम पीरियड पूरा कर चुका हुआ है तो उसको हम क्यों ना जाने दें। बाकी कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता, हर किसी का अपना रिस्क है, अपना नसीब है। तो इसी उस पे यानी चल रहे होते हैं। आप खुद क्योंकि भी नानबे डिस्पैचर हैं? मैंने लास्ट डिस्पैचिंग की थी अगस्त में, उसके बाद मैं मैनेजमेंट में हूँ अभी। मैंने शायद एक डिस्पैच सितंबर अक्टूबर में किया था। अब नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है डिस्पैच के लिए ना, फोकस चाहिए, बैठना पड़ता है आपको, और आप मतलब कंटिन्यूस एफर्ट है ना। तो मेरे पास अभी वो उतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के डिस्पैच कर सकूं। तो लास्ट मैंने जो डिस्पैचिंग की थी वो प्रॉपर जो डिस्पैचिंग की थी वो अगस्त तक की थी। एक आध बीच में किसी का एक ट्रक एक आध दफ़ा डिस्पैच करना था तो वो शायद मैंने सितंबर अक्टूबर में किया था। तो उसके बाद से मैंने कोई डिस्पैच नहीं किया खुद। इसमें सिर्फ ये एक आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा स्ट्रेटजी लेवल के ऊपर, कि आपको क्या लगता है ये जो बिजनेस है डिस्पैच वाला, हम्म। ये स्केलेबल है? यानी इसमें कितना आप स्केल कर सकते हैं, और पैसों की गुंजाइश, यानी पैसों से ये मसला हल होगा या क्या देख प्रोसेस से होगा? देखें, हमने जब हमें मैं आपको बता रहा हूँ हमें इतना टाइम नहीं हुआ, और आज अल्लाह का शुक्र है हम थर्ड ऑफिस बनाने जा रहे हैं ना। तो मैं जब हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त 6 बंदों से स्टार्ट किया था, जिसमें से दो हम खुद थे, मैं और मेरा पार्टनर, और 4 बंदे दूसरे थे। और हमारा मेरा ख्याल है 5 से 6 लाख रुपया लगा था। आज अभी मैं इस टाइम जिस ऑफिस में बैठा हूँ ये 30 लाख प्लस इस पे खर्चा हुआ हुआ है, और इसमें से कोई खर्चा हमने जेब से नहीं किया। इसी तरीके से जो हमारा डीएचए में ऑफिस है उस पे भी अच्छा खासा खर्चा हुआ हुआ है, और तीसरा ऑफिस जो बनाने जा रहे हैं उस पे भी अच्छा, और इनमें से तीनों में से किसी में हमने जेब से खर्चा नहीं किया। और इसके अलावा भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मतलब यानी पर्सनल उस पे आ जाती हैं। लेकिन ये आप देख लें कि ये 1 साल की 1.25 साल की मेहनत है, तो इससे आप स्कोप का अंदाजा खुद लगा लें। सेकेंडली, लेकिन अगेन वो बात उधर ही आती है नानबे, जो ये वैस बात कर रहा था स्केलेबिलिटी की, आप तीन ऑफिसेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं फिर? क्योंकि इसमें काफी
डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है आई थिंक आपकी या किसी बिल्कुल। भी। अब ऐसा है कि देखें, अब जो हमारा ये वाला ऑफिस है, इसको तो मैं खुद मैनेज करता हूँ। जो दूसरा ऑफिस है उसमें मेरा पार्टनर बैठा होता है, और उसमें मैंने जैसे आपको बताया वहाँ 3-4 डिस्पैचर बैठे हुए हैं। वहाँ कोई हमारे लंबा चौड़ा वो सीन नहीं है। वहाँ मेरा जो पार्टनर है उनके अपनी फीमेल फैमिली मेम्बर्स ही बैठी हुई हैं, जो उनकी भांजी भतीजियाँ या इस तरीके से, तो वो अपने तौर पे वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो वहाँ तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहिए, मैनेजमेंट नहीं चाहिए। तो अक्सर मुझे जब यहाँ रिक्वायर्ड होती है तो मेरा पार्टनर यहाँ भी आ जाता है। अब हम जो तीसरा ऑफिस बनाने जा रहे हैं वो भी हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो वो ऑलरेडी मैनेजर वगैरह उस लेवल का हायर करके, तो उसको मैनेज करना यानी कोई मुश्किल नहीं रहेगा। दूर हो, जगह दूर हो, फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके ऑफिस ऊपर नीचे हैं या वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं तो वो उसको मैनेज करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। यानी क्योंकि अब हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि ऐसा नहीं है कि हर टाइम हम सर पे सवार रहते हैं, क्योंकि हमारे ऑफिस टाइमिंग में अक्सर मीटिंग्स चल रही होती हैं, चीज़ें चल रही होती हैं। तो हमारा जो डिस्पैच सिस्टम है वो थोड़ा सा ऑटो रन पे भी आया हुआ है, ऑटो साइकिल पे भी चल रहा होता है। लेकिन फिर भी डेफिनेटली पाकिस्तान है, आपको पता है, थोड़ा सा आपको नज़र रखनी पड़ती है, मैनेज खुद करना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर टाइम आपको कि हम सर पे चढ़ के रहेंगे तो काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। वो स्टार्ट में ऐसा ही है। स्टार्ट में हर एक चीज़ आपको खुद करनी पड़ती है। जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने अगस्त तक डिस्पैच किए, तो फर्स्ट डिस्पैच से लेके अगस्त तक की जो मेजर कंट्रीब्यूशन थी कंपनी में वो मेरी ही थी। यानी कि सबसे ज़्यादा डिस्पैच मैं ही कर पा रहा था टिल अगस्त। तो वो एक प्रोसेस से गुजरा, जब फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी मेरे पास लड़के अच्छे तैयार हो चुके हैं और मुझे मैनेजमेंट में आना चाहिए, तो फिर उसके बाद मैंने जाके डिस्पैच छोड़ी। ठीक है, अगर आपके पास अब नया कोई लड़का आ रहा है आप खुद ही ट्रेन कर रहे हैं उसको? जी। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है अदनान भाई, आई थिंक हम इसको इधर वाइंड अप करेंगे का आपका भी टाइम ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। मुझे अगर आप थोड़ा सा अपने नंबर्स बता सकें कि ऑन या एवरेज बता सकें कि एक कंपनी को कितना और रेवेन्यू करना चाहिए एक महीने में, डिपेंड लेट्स करता है से कि देखें 15 उनके एम्प्लॉइज के पास साथ। कितने कितने डिस्पैचेस कितने, और वो कितने ठीक ट्रक्स है। हैंडल कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि रफली एक ट्रक आपको 800 से $1000 दे के जाते ही जाता है, और आपको इतना लेना चाहिए। और अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ कि मेरे पास 8 से 10 ट्रक्स जो प्रोटी वन में चल रहे हैं, और कुछ नॉन प्रोटीज में भी हैं जो कि वो भी चल रहे होते हैं ओकेजनली, यानी हफ्ते में एक दफ़ा, 2 हफ्ते में एक दफ़ा लोड ले लिया, कर लिया, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि बिल्कुल क्या सही। रेवेन्यू होना चाहिए। डिपेंड करता बिल्कुल है कि ठीक। एक डिस्पैचर आपका कितने ट्रक्स हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है, कितने ट्रक्स हैंडल कर सकता है। और कुछ आपको एक दो बैकअप में भी रखने चाहिए, बाज़ का कोई बीमार है, कोई नहीं आ सकता, तो वो चीज़ें भी होनी चाहिए। तो ऐसा है कि मतलब अगर आपके पास रफली आप कहें कि 12 डिस्पैचर्स हैं, तो उसमें से आपके डिस्पैचर्स भी एक्टिवली जो काम कर रहे होंगे वो 9 या 10 डिस्पैचर काम कर रहे होंगे, 2-3 फ्री भी बैठे होंगे। फ्री से मुराद ये, अच्छा। या उनको ट्रक्स अच्छे नहीं मिले होंगे, या उन्हें ट्रक्स पे स्ट्रगल कर रहे होंगे, या वो मतलब अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं होंगे। तो 2 से 3 डिस्पैचेस आपके इतने अच्छे नहीं चल रहे होंगे। आपके मेजोरिटी जो है 8 से 9 डिस्पैचेस आपके अच्छे चल रहे होंगे। तो बेसिक रेवेन्यू वही जनरेट कर रहे होंगे आपका। तो और ये सेल्स की स्ट्रेंथ आप कितनी रखते हैं, क्योंकि आपने डिस्पैचेस की तो बता दी थी 15। हाँ, असल में ये रेशो डिफरेंट है। मैंने देखे, हमने 6 बंदों से स्टार्ट किया था और सारे के सारे सेल्स पे थे। फिर जब पहला ट्रक आया तो मैं खुद डिस्पैच पे बैठ गया। फिर इसी तरह दूसरा ट्रक आया जिसकी हैंडलिंग कैपेसिटी खत्म हुई तो मेरा पार्टनर डिस्पैच पे बैठ गया। फिर 2 सेल्स वाले और हायर किए, फिर उनमें से 2 उठा के डिस्पैच में ले आए। तो इस तरीके से स्केलिंग अच्छा करते अच्छा। रहे। यानी कि ये कोई वो फिगर नहीं है कि ये हर किसी का डिफरेंट है। अगर मैं खुरम भाई को देखूं तो उन्होंने सिर्फ 2 सेल्स वाले रखे हुए हैं, बाकी सारे उनके पास डिस्पैचर्स हैं। तो अगर मेरी बात करें तो मेरे 50% है, यानी कि 50% डिस्पैचर्स हैं, 50% सेल्स वाले हैं। तो इसी की से, क्योंकि मुझे आगे स्केलिंग और करनी है, तो स्केलिंग आपके अपने ऊपर है। जितना आप जिस लिमिट तक लेके जाना चाहें आप उसको लेके जा सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो आपकी कोई वो नहीं है। पर डिस्पैचर आपको रफली, अगर एक डिस्पैचर एक ट्रक भी हैंडल कर रहा है तो आपको $1000 उसको देना चाहिए। या एक डिस्पैचर अगर $1000 नहीं कमा रहा तो वो शुरू में तो डेफिनेटली नहीं कमाएगा। हमने भी इसलिए वो टर्म्स रखी हुई है $500 वाली, की $500 लोगे तो तब जाके आपकी इनवाइस सैलरी हम एक्टिव करेंगे। तो लेकिन ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक इफ ही हैज स्पेंड 3-4 मंथ 5 मंथ, तो तब उसको $1000 कम से कम भी कमाने चाहिए। और अगर जिसके 6 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं उसको कम से कम 2000-2500 लेकर आने चाहिए कंपनी के लिए। तो बिल्कुल इस तरीके सही। से बिल्कुल सही अदनान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपका शुक्रिया, हमने शुक्रिया।
पौना घंटा यूज किया। अगर हमारे लिए कोई सवाल है तो जरूर हमसे भी पूछ लें, हम भी जवाब एक दो दे दें नहीं, बस आपको। कोई नहीं, मैंने तो आखिर में ये आपसे पूछना था कि क्या मैं ये वीडियो को अपलोड कर सकता हूँ, कोई आपको जी इसका जी, अगर प्लीज कोई प्लीज गो अहेड, आप अपलोड कर दें, हमारा रेफरेंस भी दे दें और हमें भी लिंक भेज दें ताकि हम भी इसको यूटिलाइज कर सकें। चलें, ठीक हो गया जी, मैं इसको आपको भेज जी। दूँ। ठीक है, अदनान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह थैंक यू वेरी हाफिज़। मच फॉर योर टाइम। थैंक यू नाथ और साहब, फिर थैंक इंशाल्लाह, यू थैंक जी, यू। थैंक यू। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह थैंक यू, हाफिज़, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज़। थैंक यू।